हेलो एंड वेलकम। हर सुबह जब हम उठते हैं तो इंडिया में करोड़ लोग अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर देते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्रेन्स अपनी ट्रैक पर चलती हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, पार्लियामेंट में नए कानून पर चर्चा होती है और प्राइम मिनिस्टर देश की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सरकार चलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब आखिर डिसाइड कौन करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है? क्या किसी ने उनको इतनी पावर दी है? पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार आखिर दिया किसने है? सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डिक्लेयर करता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि जवाब प्राइम मिनिस्टर होगा या पार्लियामेंट होगा या फिर प्रेसिडेंट होने वाला है, तो आप आधा ही जानते हैं। असल में इंडिया को चलाने वाला कोई भी एक इंसान नहीं है दोस्तों। इट इज द होली बुक विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली वर्किंग द होल कंट्री, मेकिंग द वर्क होल कंट्री। अब इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडिया को चलाता है एक डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं द लिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? और आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में समझेंगे। एक हमारी किताब, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को हर दिन स्मूथली चलाती है। आप देखते हैं इतने सारे लोग हैं इंडिया में, स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू मैनेज ऑल ऑफ देम एंड केटर ऑल ऑफ देम। और इस वीडियो में एंड तक कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स होते हैं या डेफिनेशन से नहीं, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम की तरह हम समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हु एक्चुअली रन्स द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंडिया की बात करते हैं तो आपको अभी जैसे मैंने बताया, देयर इज नथिंग वन पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट हो, ये नहीं है। इट इज जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपको इमेजिन करना है, थोड़ा इमेजिन करिए कि कल सुबह जब आप उठते हैं तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अचानक से गायब अगर हो जाता है तो क्या होगा? आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, किस बेसिस पर बनेगा, पुलिस किसे अरेस्ट कर सकती है या नहीं, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा, एंड इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में कानून कौन बना सकता है, बना भी सकता है या नहीं बना सकता है, अगर गवर्नमेंट गलत होती है तो उसे रोकेगा कौन, उसे अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, और अगर आपके राइट्स वायोलेट हो जाते हैं, है ना, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ही चले जाते हैं, तो कौन जस्टिस देगा? कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में आपके जो पूरे देश में कंफ्यूजन सा फैल जाएगा, अनसर्टेनिटी फैल जाएगी और क्योस सा फैल जाएगा। आपने इमेजिन किया होगा कि किस तरीके से एक स्टेटलेस सोसाइटी हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वन साइड देयर इज अ होल सिस्टम विच इज स्टैंडिंग एंड द अदर साइड देयर इज नथिंग। इसीलिए हर कंट्री को एक रूल बुक की जरूरत होती है और इंडिया में वो रूल बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जहां पर आप देखेंगे देयर आर कोर्ट्स विच आर वर्किंग, देयर आर पार्लियामेंट्स, देयर आर पुलिस सिस्टम एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर वर्किंग। और एक तरफ जहां पे सब कुछ कोलैप्स्ड है, सिस्टम फेलियर है, तो आखिर ये कहां से चल रहा है, कहां से आखिर इनको इजाजत मिल रही है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे बात करें, अब एक और सवाल आता है मन में कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, राइट? सबसे पहले आप बोलेंगे कि मैम आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात कर रही हैं तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? इसे सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल से समझते हैं। क्रिकेट का अपना रूल होता है, राइट? फुटबॉल के अपने रूल्स होते हैं, चेस के अपने रूल्स होते हैं, और हर गेम तभी फेयर तरीके से चलती है जब सारे प्लेयर एक ही रूल फॉलो करते हैं, है ना? अगर मैं कोई और रूल फॉलो करूं और आप कोई और रूल फॉलो करें, वी आर इन द सेम गेम, सो इट विल बी बायसनेस। अब इमेजिन करिए एक ऐसा गेम जिसमें 140 करोड़ पीपल से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं, पूरा भारत है ना? उस गेम का नाम है इंडिया और उस गेम की ऑफिशियली रूल बुक है हमारी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाउ वी कंडक्ट आवरसेल्व्स, द गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट, है ना, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, द 3 पिलर्स, द 4th पिलर मीडिया, राइट? ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, यही डिसाइड करता है कि कौन पावर में आएगा, पावर का कैसे यूज होने वाला है, पावर कैसे लिमिट हो सकती है, यानी कि यहां पर जैसे मैंने नाम लिए, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और अगर कोई अपनी लिमिट क्रॉस करता है, जैसे हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है,
तो उसे कौन रोक सकता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था भाई, अडॉप्ट किया था, आपको याद होगा। एंड उसके बाद हमने ऑफिशियली उसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, राइट, जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, है ना। उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बनी थी, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, आपको पता है ये चीज, राइट। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहां पे जिसके ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, राइट। अब आगे अगर बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं फोर्जिंग द रूल बुक ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। क्यों भारत को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मींस वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज व्हाई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी कंट्री को कहा जाता है, कमेंट्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को आखिर पावर देता कौन है ना, किसको किसको पावर देता है आखिर? पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रिवेंट टिरेनी। अब किसको किसको पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? इसको समझने के लिए इंडिया को एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह आपको इमेजिन करना होगा। जैसे किसी कंपनी में HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही इंडिया को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 यहाँ पे सिस्टम्स बनाए हुए हैं। कौन कौन से सिस्टम है भाई यहाँ पे? तो देयर आर 3। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, सेकेंड वन इज जुडिशरी एंड द थर्ड वन इज लेजिस्लेचर। ओके, सबसे पहला क्या है आपका, यहां देखिए लेजिस्लेचर है जो कि क्या करता है, लॉज को बनाता है। सेकेंड वन आपका है एग्जीक्यूटिव, यही जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं इन्हें इंप्लीमेंट करना इसका काम है। और जुडिशरी, इसका काम है देखना कि सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये तीनों पिलर्स ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, स्ट्रेंथ है। एंड ऑल्सो जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि कैसे यही तीनों ऑर्गन जो हैं एक दूसरे के साथ चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ भी वर्क करती हैं। अब एक कानून बनाता है, दूसरा उसे लागू करता है और तीसरा इंश्योर करता है कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। इसी सिस्टम को हम चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए नए रूल्स बनाना चाहती है, ठीक है, लॉज लेकर आना चाहती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एक बिल प्रिपेयर करती है। तो ये क्या होगा, आखिर सिस्टम वर्क कैसे करता है, गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है, राइट। द आर्किटेक्चर पाइपलाइन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर। अगर कोई भी लॉ पास होना है तो वो कैसे होगा, ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है या राज्यसभा में हो सकता है। सब चलिए समझते हैं कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ पहले बिल, ठीक है, वहां MPs पर इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने अभी देखा होगा एंटी पेपर लीक बिल क्या हुआ है, लोकसभा में पास हुआ है। तो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस पर डिबेट एंड डिस्कशन होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सजेशन दिए जाते हैं, उसके बाद वोटिंग होती है और अगर बिल पास हो जाए तो ये राज्यसभा में जाता है। वहां भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, यानी कि डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है और अगर राज्यसभा भी अप्रूव कर देती है तो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट का वहां पे साइन चाहिए होता है। उसके बाद क्या होता है, ये बिल एक लॉ में बनता है, ठीक है। तो बिल से लॉ तक का सफर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, जो कि अभी गवर्नमेंट क्या करती है, फॉलो करती है। यानी गवर्नमेंट अकेले ही लॉ नहीं बना रही है, राइट, उसके लिए पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों की ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। अगर समझिए कॉन्स्टिट्यूशन होता ही नहीं और ये प्रोसेस लिखी ही नहीं होती तो हाउ वुड द गवर्नमेंट फॉर्म द लॉ, और अ बिल कैसे पास होगा, राइट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन इंग्रेडिएंट हियर। बिल मस्ट सर्वाइव द सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं, कैसे लोकसभा यहाँ इन्वॉल्व है, देयर इज अ राज्यसभा इन्वॉल्व, प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है और फिर क्या होता है, आपका लॉ इनैक्ट हो जाता है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, इंडिया को चलाता कौन है, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, है ना। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर है, कौन प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलाते हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। आपने सुना होगा किचन कैबिनेट, some of the council of ministers are into kitchen cabinet and they
टेक ऑल द डिसीजंस एंड फिर वो क्या किया जाता है, कन्वे किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्टर्स को लीड करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गई, डिफेंस हो गई, रेलवेज हो गई, एजुकेशन हो गई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। यानी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का एक सिंबल है, ठीक है। हम जिनको क्या करते हैं, सेरेमोनियल कहते हैं, सिंबॉलिक कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। लीडरशिप अगर बात करते हैं किसके पास रहती है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है। हियर यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे प्रेसिडेंट है एंड द प्राइम मिनिस्टर, इनका रोल क्या है, वर्क स्पेस क्या है एंड की ड्यूटीज एरियाज क्या क्या है। तो सिंपली ये कहना कि इसके पास ज्यादा पावर है, ये सबसे बड़ा है, इज नॉट राइट। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हु रन्स द गवर्नमेंट इज द करेक्ट वर्ड टू यूज। अब बात कर लेते हैं हमारे खुद के राइट्स की, राइट। द बिल्ट इन प्रोटेक्शन फॉर एवरी सिटीजन, हमें क्या देकर गया है भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए गवर्नमेंट बिना किसी रीजन के ही न्यूज़पेपर बंद करा देती है ना, या किसी सिटीजन को बिना लीगल प्रोसेस के ही अरेस्ट कर लेती है, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर कोई भी प्रैक्टिस मना कर देती है कि अरे ये सब नहीं कर सकते आप, तो क्या गवर्नमेंट आज के टाइम पे ऐसा कर सकती है? जवाब क्या होगा आप बताइए मुझे कमेंट्स में। वैसे गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देता है। आपने पढ़ा होगा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है, और ये सारे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड आर्टिकल नंबर 32 विच टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और गवर्नमेंट अगर कोई भी राइट वायोलेट करती है तो क्या होता है, तो सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आपको मुझे बताना है कि कौन सा आर्टिकल यूज करके सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है अगर उसको अपना फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ हो, और इज इट अ रिट और नॉट, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट को ही पावर नहीं देती है बल्कि सिटीजन को भी प्रोटेक्शन देता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी फंडामेंटल राइट कोई दूसरी सिटीजन भी वायोलेट करता है तो वी कैन ऑफ कोर्स रेज आवर वॉइस देयर टू। देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी कौन सा आता है, तो राइट टू, अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 आपको याद होगा। दीज आर द आर्टिकल्स विच कैन बी यूज अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, गवर्नमेंट खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करे तो क्या होगा, है ना। तब यहां पर हमारी जुडिशरी की एंट्री होती है, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रिजर्व जो भी आइडियाज हैं, लॉज लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको, है ना। इंडिया की जुडिशियल सिस्टम के टॉप पर हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं, उसके बाद लोअर कोर्ट्स आते हैं, राइट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत पावरफुल अथॉरिटी है जुडिशियल रिव्यू की, राइट। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। इसी से क्या होता है, आपका चेक्स एंड बैलेंस भी बना रहता है। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं होता, ना ही पार्लियामेंट है, ना ही गवर्नमेंट है, ना ही प्राइम मिनिस्टर, ना ही प्रेसिडेंट, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास यही पावर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपको सही से इंटरप्रेट करना है और लॉस को इंप्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट आखिर बनती कैसे है, हाउ सिटीजन इंस्टॉल द गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट कैसे बनती है भाई, सबसे पहले सिटीजन्स यहाँ पर वोट करते हैं, वोट से मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, है ना। लोकसभा के लिए हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस के पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है उसके लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वही चूज करते हैं हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, और फिर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। यहाँ पे आप देखेंगे एक इंडिविजुअल बॉडी होती है, राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या करती है, ये सारा काम करती है। और कौन से आर्टिकल में आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। 324 है वैसे, बट यस।
अब यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत हमारे कहां पर होती है? वोटिंग सिस्टम से होती है, लोगों के पार्टिसिपेशन से होती है, राइट। अब आप बताइए मुझे, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन इजीली चेंज हो सकता है? कैन द सिस्टम कैन बी अपग्रेडेड बट इट्स कोर कोड इज लॉक्ड, है ना। एक इंटरेस्टिंग अगर बात हम बताएं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेम रहता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन वक्त के साथ इवॉल्व नहीं होगा? क्योंकि पहले तो लोगों की सोच अलग थी, आज के लोगों की सोच एंड समय बहुत ज्यादा अलग है, सोसाइटी बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, चैलेंजेस दूसरे हो गए हैं हमारे पास, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, राइट। आपको याद होगा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 368, जिसको हम यूज करते हैं। लेकिन एक लिमिट के साथ ही हम क्या कर सकते हैं? इसे अमेंड कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं हम उन्हें डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है उन्हें हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे कोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। चाहे कितनी भी गवर्नमेंट पावरफुल हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। इसी वजह से इन्हें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं और हटा नहीं सकते हैं। सो दे वर्क एज अ बेस ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर बात करें, अगर अब पूरे सिस्टम को सिर्फ एक फ्लो में समझते हैं हम लोग, है ना, जितना हमने यहाँ पर समझा है, तो लोग वोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन का फ्रेमवर्क देता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो पता चल रहा है कि आखिर इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन से पार्लियामेंट कैसे बनेगी, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कैसे काम करेगी या लॉज कैसे बनाएगी, कौन लॉ इंप्लीमेंट करेगा, जुडिशरी कैसे इंश्योर करेगी कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क हो। तो दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी प्रोसेस को हर एक सिटीजन के राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी एक किताब नहीं है, है ना, क्योंकि हम ऐसा नहीं समझ सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब है हमारे लिए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है ना, जहां पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, कैसे लॉज बनाए जाएंगे, क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कौन कौन सी बॉडीज होंगी जो गवर्नमेंट में रहने वाली हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। और यहाँ पे हर राइट के पीछे एक इंटेंशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये चीजें लिखी हुई हैं। तो यस, यहाँ पर हर एक चीज के पीछे क्या है? हमारा एक मोटिव है, ठीक है। नो सिंगल पर्सन रन्स इंडिया, द सिस्टम रन्स इंडिया गाइडेड एंटायरली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चाहे वो आपका रिट, राइट, लॉ एंड एडमिनिस्टर हो, जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एम्पावर करना हो, सिटीजन के फंडामेंटल राइट हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हो, है ना, लेजिस्लेचर लॉ बनाना हो, या फिर इलेक्शंस वगैरह हो रहे हो, these all things are given and there in the Constitution of India, and these are the basic frameworks how the country works on the basis of the Constitution of India. And जो आज का टॉपिक था हमारा, how the Indian Constitution actually works, so this was a little framework कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, लॉज कैसे बनाए जाते हैं, प्रोसेस क्या फॉलो होता है। दिस इज ऑल रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको ये और डीपली पढ़ना है, हर एक चैप्टर पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।